हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सायरा एड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है, क्लास 11th का है, फिजियोलॉजी का 16th चैप्टर है, यानी कि फिजियोलॉजी वाले पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी देखो, सिंपल सी बात है। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, राइट। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी कैसे मिलेगी? खाना आपने सीधा पिज्जा खाया, पिज्जा बॉडी में गया और एनर्जी बन गई, ऐसे कैसे बन गई? वो प्रोसेस कैसे हुआ है वो हमने देखना है इस डाइजेशन वाले पार्ट में। कि होगा क्या कि जो हमने खाना खाया वो पहले सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा। सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक इसलिए किया ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, हमारे सेल्स तक पहुंच सके, हर एक सेल तक खाना पहुंच सके, यानी कि हर एक सेल तक खाने से जो हमें मिला, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिला वो पहुंच सके। तो हमने पहले क्या किया कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हमने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक किया, ठीक है। वो हमारा हो गया डाइजेशन, ठीक है। अब जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, लेट्स सपोज कि आपने पिज्जा खाया, ठीक है, उसको हमने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने उससे ग्लूकोज बना लिया। अब हम ग्लूकोज का क्या कराएंगे? ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन कराएंगे। ग्लूकोज जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, तो ब्लड में जाने के बाद वो सेल्स तक पहुंचेगा, और सेल्स तक पहुंचने के बाद जितनी भी हमारी ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस, ये सारी प्रोसेसेस हैं, इनसे एटीपी बनेगी। तो ये सारा मेथड होता है, इसलिए कहते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। फूड इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद हम सारे ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, सारा प्रोसेस देखेंगे कि डाइजेशन भी कैसे हो रही है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम कोई भी फूड खा रहे हैं, फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और माइनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइनर कंपोनेंट्स है विटामिन एंड मिनरल्स। मेजर कंपोनेंट्स जो कि ज्यादातर खाने में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें मेजर क्वांटिटी में, मेजर कंटेंट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, ठीक है। और माइनरली क्या होगा? विटामिन और मिनरल्स, वाटर भी कंटेंट भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, जो कि मैं अभी बता के आई हूँ, ऐसी फॉर्म जो कि एब्जॉर्ब हो सके। पिज्जा सीधा का सीधा ब्लड में नहीं घुस सकता, उससे ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पिज्जा, और भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी फूड, उसको ब्रेक डाउन किया तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये जो प्रोसेस है ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों बोला? क्योंकि इसमें एंजाइम्स का यूज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं टीथ। टीथ के बारे में इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल और पूरी डाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टीथ को कवर अप कर लेते हैं। टीथ जो है, पहली बात, इसमें सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा बाहर से। झट से आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। अगर आपको कोई एक आधा टॉपिक नहीं भी आता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, सिर्फ 25 to 30 मिनट्स की वीडियो होगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उससे आपका टाइम और कम हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि मैमल्स में टीथ 32 होते हैं। सबको पता है कि ऐसे बोलते हैं 32 टीथ होते हैं, सबके नहीं भी होते हैं, कुछ के लास्ट मोलर्स नहीं आते हैं। तो टीथ जो है उसको हमने टाइप्स में डिफरेंशिएट, मतलब डिवाइड किया है कि थीकोडोंट हमने उसको बोल दिया कि जो हमारे सॉकेट जॉ में एम्बेडेड होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए उसके लिए टर्म यूज हो गई थीकोडोंट। डाइफाइडोंट, देखो आपके टीथ एक लाइफ में 2 बार आते हैं ना, बच्चे के पहले बचपन में आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारे सुंदर सुंदर नए नए और टीथ आते हैं, तो वो हो गया डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट मतलब लाइफ में 2 बार आ रहे हैं। हेट्रोडोंट मीन्स आ तो रहे हैं 2 बार, बट वो अलग अलग तरह के टीथ हैं। सारे टीथ एक जैसे नहीं, अलग अलग तरह के टीथ हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, राइट। अब इंसीजर जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, हम हमेशा टीथ को ऐसे कवर करते थे, सेंटर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं, लेफ्ट राइट अप बॉटम, ठीक है। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एक जैसे ही टीथ होते हैं। जो सेंटर वाले 2 इंसीजर होते हैं उनमें पार्टीशन, मतलब 2 टीथ हैं, उनके लेफ्ट जाओ राइट जाओ, एक जैसे ही टीथ होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम डेंटल फॉर्मूला तैयार करते हैं कि 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स पे क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट्स में क्या खास बात होती है। इन्फेंट्स में लास्ट मोलर नहीं होता है, लास्ट मोलर अपने बाद में आता है। लास्ट मोलर इन्फेंट में नहीं होता है, प्लस प्री मोलर भी इन्फेंट में नहीं होता है। तो उस अकॉर्डिंग हम इन्फेंट्स के लिए डेंटल फॉर्मूला तैयार करते हैं 2102, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर होते नहीं और मोलर एक नहीं होता।
2102। ये डेंटल फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग है, किसी भी साइड का, लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, ठीक है। ये ऊपर का, ये नीचे का। उसके बाद इनेबल हार्ड सब्सटेंसेस है जिससे हम जो हेल्प करता है हमारे दांतों को चबाने में। उसके बाद आती है टंग। टंग क्या है? टंग कुछ नहीं है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके एक छोटा सा पॉइंट है कि ये हमारी जो ओरल कैविटी का फ्लोर है उससे फ्रेनुलम से अटैच होती है। फ्रेनुलम एक स्ट्रक्चर है जिससे ओरल कैविटी से अटैच होती है। नाउ कम टू एलिमेंट्री कैनाल। पूरी एलिमेंट्री कैनाल को मैं जस्ट विद इन 5 मिनट्स इलेबोरेट कर दूंगी, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को। देखो माउथ, व्हाट माउथ, माउथ में क्या होती है? बक्कल कैविटी होती है, सबको पता है माउथ में बक्कल कैविटी होती है। अच्छा, माउथ के बाद क्या आता है? बक्कल कैविटी आ गई, माउथ के बाद क्या आता है? बक्कल कैविटी आने के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स वाला पार्ट जो है वो कॉमन पाथ होता है, मतलब वहीं से खाना जाता है और वहीं से हवा जाती है, एयर जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ईसोफेगस और ट्रैकिया है उनकी ओपनिंग फेरिंग्स में ही होती है। तो दो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया की ओपनिंग फेरिंग्स में है, तो इसलिए इसको कॉमन पासेज बोल दिया, किसका? फूड और एयर दोनों का। देखो उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कुछ नहीं है, एपिग्लोटिस काफी वैसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एपिग्लोटिस जो एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, कवरिंग है, जो कि हमारे जो विंड पाइप होती है, ट्रैकिया है, उसको कवर करके रखती है, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। ग्लोटिस किसको बोलते हैं? जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस बोल देते हैं। तो जब हम खाना खा रहे हैं, विंड पाइप भी वहीं पे, फूड पाइप भी वहीं पे, इसोफेगस पोस्टीरियर होती है और एंटीरियर साइड पे होती है हमारी ट्रैकिया। तो जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना जो है उसके चांसेस हैं, क्योंकि फेरिंग्स से खाना गया सीधे इसोफेगस में, पर यहाँ पे कहीं पे ट्रैकिया भी तो है, तो खाना ट्रैकिया में जाने की बजाय इसोफेगस में क्यों जाता है? क्योंकि उनके बीच में आता है एपिग्लोटिस। ये रही ट्रैकिया और इसके पीछे होती है इसोफेगस, और यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस, और यहाँ से आया खाना। तो जैसे ही खाना आता है, खाने का प्रेशर इस एपिग्लोटिस पे पड़ता है, और जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो ये इस ट्रैकिया को कवर अप कर देता है, इसको ढक देता है ऊपर से, और खाना सीधे ही इसोफेगस में पहुंच जाता है, ठीक है। सो आपको एपिग्लोटिस का फंक्शन समझ में आया। इसोफेगस जो है कुछ नहीं, इसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पीछे की तरफ होती है, पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। उसके बाद देखते हैं इसोफेगस के बाद आती है सीधे स्टमक। हम इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आगे ट्रैकिया के आगे कंटिन्यू हो जाता है, बट इसमें हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसोफेगस जो है वो स्टमक में जाके खुलती है विद स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप होता है, उसको हमने ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया कि ऊपर वाले को फंडस बोल देते हैं, सबसे अपर मोस्ट को ऐसे कुछ होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो ऊपर वाले को हम फंडस बोल देते हैं, देन कार्डियक, देन बीच वाला पार्ट बॉडी, एंड देन सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट पाइलोरिक, ठीक है। अब ये पाइलोरिक वाला पार्ट जो है ये ड्यूडेनम में जाके खुल रहा है, इसलिए कौन सा स्फिंक्टर वहां पे लग रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके। ड्यूडेनम सी शेप्ड होती है, लाइक दिस, ऐसे ड्यूडेनम होती है, और उसके बाद आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं जेजुनम, इलियम, सीकम, ठीक है। जेजुनम, इलियम, सॉरी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों पार्ट किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो सीकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि सीकम में जब सब्सटेंसेस आ जाते हैं सारे आगे नीचे तक, और सीकम में क्या होता है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे जैसे इकोलाई हो गया, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी यहीं पे होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कौन सी? वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। और एक और बात कि इसको हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक, ओके। अब सीकम के बाद आता है कोलन। कोलन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलन। देखो कोलन यहाँ पे खत्म, यहाँ पे होता है, ये क्या है? ये इंटेस्टाइन जैसे ही खत्म हुई हमारी तो सीकम आया, सीकम के बाद इधर को आता है कोलन। कोलन में पहले असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, देन सिग्मोइड कोलन, ओके। सो ये कोलन के पार्ट खत्म हो गए, एंड देन रेक्टम, रेक्टम के बाद क्या आ जाता है? एनस, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल खत्म हुई। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारी लेयर है, कवरिंग है, ठीक है। कवरिंग क्या है? ये कुछ नहीं है, इसोफेगस से लेकर के, कहां से लेकर के? इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, ठीक है।
देखो तो हमें देखना क्या है, सिंपली यही देखना है कि 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। 4 कवरिंग, 4 लेयर्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट हमें पढ़नी होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है? सिरोसा। इसकी एक ट्रिक है, पहले देख लेते हैं। सिरोसा, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट है। हमें इनके कंटेंट याद रखने हैं कि किसमें क्या क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सिरोसा की जल्दी से बात कर ले कि ये थिन मेसोथेलियम और सीटी से बनी होती है। देखो आउटर मोस्ट है, इसका कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस ये थिन मेसोथेलियम से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस जो है वो अंदर की तरफ सर्कुलर होती है और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होती है। देखो अंदर की तरफ सर्कुलर और बाहर की तरफ कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल, राइट। उसके बाद मस्कुलरिस जो स्मूथ मसल से बनी होती है, कभी कभी ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं किसी रीजन में। वैसे तो जनरली स्मूथ मसल की होती है, बट कुछ रीजन में कौन सी मसल हो जाती है? ऑब्लिक मसल प्रेजेंट हो जाती है। अब आ गया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें सारी नर्व, ब्लड और लिम्फ सप्लाई होती है। सारी की सारी नर्व, ब्लड, लिम्फ सप्लाई किस में आती है? सब म्यूकोसा में। और एक और इम्पोर्टेंट बात की जो ग्लैंड्स हैं, जैसे तो जनरली ग्लैंड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोसा में, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो सारे म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। बट जो ड्यूडेनम के जितने भी ग्लैंड्स हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के जितने ग्लैंड्स हैं वो सारे सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर वाली है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो अब म्यूकोसा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा हैं, क्योंकि म्यूकोसा में आ जाती है मॉडिफिकेशंस, ठीक है। देखो ये वाली लेयर कौन सी है? ये म्यूकोसा है, ओके। ये सारी म्यूकोसा है, ये सारी म्यूकोसा है, ओके। अब म्यूकोसा है तो स्टमक, देखो अलग अलग रीजन में ये थोड़े अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। स्टमक में ये रगी टाइप फॉर्म कर देती है, मतलब इररेगुलर से फोल्ड होते हैं, ये सिंपल फोल्ड्स है। रगी क्या है? इररेगुलर फोल्ड है, कि कोई शेप नहीं है, बस ऐसे ही फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई बना लेती है। विलाई कुछ नहीं है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई बन जाती है। उसके बाद माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कुछ नहीं है, विलाई के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर शेप होते हैं, ब्रश बॉर्डर सा अपीयरेंस होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये माइक्रोविलाई है। विलाई के ऊपर ही कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, लाइक दिस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ये माइक्रोविलाई है, ओके। माइक्रोविलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, जो कि आगे फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह में, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है विलाई का, कि विलाई में कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है। लिम्फ वेसल्स वगैरह की सप्लाई सब म्यूकोसा में भी थी, बट म्यूकोसा में लार्ज लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लैक्टियल्स। ये लैक्टियल्स जो है ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो हम फैट एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, राइट। उसके बाद आता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, ये भी इसी का पार्ट है। देखो ये विलाई थी, ये इनके बीच में ये येलो सी एक जो दिखा रखी है, ये लैक्टियल है, ठीक है। विलाई के बीच में ये देखो, ये विलाई है जो मैंने आपको बताया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये अंदर वाली आउटर मोस्ट लेयरिंग है किसकी? इनर मोस्ट लेयरिंग है किसकी? जो एलिमेंट्री कैनाल है, कोई भी स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है, उसकी अंदर वाली लेयर है विलाई। विलाई की फॉर्म जो म्यूकोसा है उसने विलाई बना ली, उसके अंदर लैक्टियल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि क्रिप्स ऑफ लिवर को हम किसको बोलते हैं? कि जो विलाई है, ये जो विलाई है ये बेस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती है। ये विलाई बेस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उस चीज को हम बोल देते हैं कि ये क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर को हम है, ठीक है। देखो क्रिप्स, ओके। उसके अलावा ये हमारा सारा पार्ट खत्म हो गया, एलिमेंट्री की चारों लेयर्स खत्म हो गई। आगे चलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, 3 होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड को जल्दी से खत्म कर देते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे चीक्स में प्रेजेंट होते हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं। और सब लिंगुअल, ये हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा में सलाइवा प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, सलाइवरी जूस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लीवर को क्या मानते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। वो चीजें आगे पढ़ोगे आप आगे हायर क्लासेस में। उसके बाद देखते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की, ठीक है। हिपैटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एज ए कोड, कुछ नहीं होता है, लाइक इस तरह से कुछ हिपैटिक सेल्स इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है। अब जो हिपैटिक लोब्यूल है, इस तरह से कुछ हिपैटिक
होता है ऐसे कि 1 2 3 4, मतलब इस तरह से कुछ हिपैटिक सेल्स अरेंज होते हैं, फिर वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्लिसन कैप्सूल। तो होता क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक सेल्स कोड की तरह प्रेजेंट होते हैं, और जो लोब्यूल है, जो हमारी हिपैटिक लोब्यूल है, उसको एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। यानी कि हर एक जो लोब्यूल है वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर अप हुई होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। अब ये हिपैटिक सेल्स करते क्या है, ये बाइल जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। बाइल जूस सिक्रेट करने के बाद हर एक हिपैटिक लोब्यूल से हिपैटिक डक्ट निकल के आती है, ठीक है। हिपैटिक डक्ट जो होती है, अच्छा हिपैटिक डक्ट से बाइल जूस निकल के आया, पर वो बाइल जूस जो है, देखो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देखो, हिपैटिक डक्ट से बाइल जूस निकल के आया, बट वो बाइल जूस जो है वो लीवर में चला, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, बाइल की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट किया जाता है बाइल को, और उसको स्टोर करके भी रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है, जहां से बाकी सारा बाइल जो है, कंसंट्रेटेड बाइल जो है वो बाहर निकल के आता है, और कुछ बाइल यहाँ से सीधे भी आ जाता है। तो होता क्या है कि जो भी लीवर से हिपैटिक डक्ट आ रही है और जो सिस्टिक डक्ट है, जो लीवर से हिपैटिक डक्ट आ रही है और जो सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों डक्ट्स मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि है तो दोनों में बाइल ही, तो कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, नीचे पैनक्रियाज भी होता है, तो पैनक्रियाज से क्या आ रहा होता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ऊपर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, देखो डायग्राम में देखो, ऊपर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिला करके बना लेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के ड्यूडेनम में ओपन अप हो जाएगी, ठीक है, थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये ध्यान में रखना है। और जो पैनक्रियाज के बारे में कुछ नहीं है, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन किसको बोलते हैं, जो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बट एक्सोक्राइन पार्ट उसको बोलते हैं जो ब्लड वेसल्स वगैरह के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है ग्लैंड का, वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस या फिर एंजाइम्स, ये सब सिक्रेट करता है, ठीक है। बट जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, आप एंडोक्राइन वाले पार्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकागन, इंसुलिन एंड ग्लूकागन लाइक हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। तो पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। तो अब हम देखते हैं फूड की डाइजेशन। अब हमने खाने को डाइजेस्ट कराना है। देखो खाना बकल कैविटी में आया, ओके, बकल कैविटी में आने के बाद क्या हुआ कि खाने को मैस्टिकेट किया गया, बकल कैविटी में तो खाने को चबाया गया, ठीक है, मैस्टिकेट किया, और इसने स्वेलोइंग निगलने में भी हेल्प की, ठीक है, स्वेलोइंग में भी हेल्प की। अब जैसे ही खाना जो है वो हमने स्वेलो किया, यानी कि बकल कैविटी के बाद जैसे ही खाना नीचे जाने लगेगा तो उसको हम बोल देंगे बोलस। बोलस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें म्यूकस, जो सलाइवा में म्यूकस था, म्यूकस इन सलाइवा, वो इसमें मिक्स हो गया। म्यूकस इन सलाइवा प्लस मैस्टिकेटेड फूड, मैस्टिकेटेड फूड, इन दोनों को हम मिला करके क्या बोल देते हैं कि ये बोलस है। यानी कि खाना जैसे ही हम निगलने लगेंगे उसको हम बोलस बोल देंगे। उसके पहले हम सलाइवा के बारे में देख लेते हैं। सलाइवा क्या है, सलाइवा में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एंजाइम्स होती हैं। आगे एंजाइम फर्दर दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंजाइम्स की मेन बात है लाइसोजाइम होती है और सलाइवरी अमाइलेज होती है, ठीक है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होती है लाइसोजाइम, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है ना, चोट लगती है हम जल्दी से उसके ऊपर थूक लगा लेते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होती है। एज ए फर्स्ट एड हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम मींस कि ये एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, ये 30% ऑफ स्टार्च को माउथ में ही मतलब ब्रेक डाउन कर देती है। 30% जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जरूरी नहीं स्टार्च है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको माउथ में ही हाइड्रोलाइज कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्टार्च जो है वो माल्टोज में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है एट द पीएच 6.8 पीएच होती है हमारे सलाइवा में, तो उस पीएच पे जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली हमें यही देखना है कि सलाइवरी अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है जिसका हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है, ओके। उसके बाद देखते हैं खाना आया हमारे फेरिंग्स में। जैसे हमने खाना खाया, खाना किस में आ गया, अब खाना फेरिंग्स में आ चुका है। फेरिंग्स के बाद खाना जाएगा सीधे इसोफेगस में, फूड पाइप से खाना स्टमक में जाएगा, और स्टमक में खाना किसके थ्रू जाएगा, स्टमक में खाना जाएगा किसके थ्रू,
गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, अब देखो स्टमक में खाने को बोल दिया काइम, अब खाने को काइम बोल दिया है, अब खाने की डाइजेशन स्टार्ट होगी। हमने सिर्फ ऊपर किसको ब्रेक डाउन किया है, सिर्फ स्टार्च को ब्रेक डाउन किया और किसी को ब्रेक डाउन नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, खाने को नीचे लाया है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। ओके, अब देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में जैसे ही खाना पहुंचा तो उसमें जो ग्लैंड्स हैं उसको बोल दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड्स म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था कि जो ड्यूडेनल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सब म्यूकोसा में होते हैं, बट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखते हैं 3 तरह के ग्लैंड प्रेजेंट हैं, म्यूकस सेल, नेक सेल उसी को बोल देते हैं, गॉबलेट सेल उसी को बोल देते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि वो म्यूकस सिक्रीट करेगा। जो गॉबलेट भाई है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, पेप्टिक सेल, चीफ सेल। पेप्टिक सेल को क्या बोल दिया, चीफ सेल बोल दिया। ये पेप्सिनोजन रिलीज करता है बट ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये HCl सिक्रेट करता है ये और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है। तो देखो ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये जो HCl है ये इसको एक्टिव कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इसको पेप्सिन में। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन। पेप्सिनोजन ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा, बट पेराइटल ये बोला कि ठीक है मैं HCl बनाता हूँ, तू इसको कन्वर्ट कर एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया HCl ने। तो HCl ने क्या, अब पेप्सिन जो हमने बना ली वो काम क्या करती है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि उसको सिंपल पेप्टाइड्स में तोड़ देगी। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर की बात रह गई। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये क्या होता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है, जो कि RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा है म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है वो म्यूकोसेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। पैनक्रियाटिक जूस का क्या क्या कंटेंट है, मैंने जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यूट्यूब चैनल से ही देखा था, वो भी ट्रिक बनाई थी। तो वो है पान, आम, लीची ट्राई करना। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कार है ना, कार मीन्स प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस। ओके, सो पैनक्रियाटिक एंजाइम, अमाइलेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, राइट, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। ओके, उसके बाद देखते हैं हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि ये जितनी भी हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। राइट, तो होता क्या है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो उसकी सारी एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बट ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो एंटेरोकाइनेज को रिलीज करती है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, और ये जो ट्रिप्सिन है ये फर्दर आके जाके जितने भी पैनक्रियाटिक एंजाइम हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये इतना सही कंसेप्ट था। उसके बाद आता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस को बोला गया है। पहली बात तो ये बनाता कौन है और इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, ओके, डाइसेक्राइडेज, इसका कंटेंट क्या क्या है, डाइसेक्राइडेज रिलीज करता है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, 4 ही चीजें, डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज। लाइपेज तो तीनों में है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लाइपेज हर जगह रिलीज हो ही जाता है, तो लाइपेज तो सक्कस एंटेरिकस में भी है और पैनक्रियाटिक जूस में भी है। तो याद क्या रखना है, सिर्फ डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, अब ये रिलीज कौन बना रहा है कि जो म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वो और गोबलेट सेल, इन दोनों का सिक्रेशन मिलके क्या बना रहा है, सक्कस एंटेरिकस। ओके, अब अगर गोबलेट सेल्स हैं तो इसमें म्यूकस भी तो होगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है कि ये बोल रहा है कि एक ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस ये सारे मिलके हमारे जो गट को एसिडिटी से बचाता है, मतलब जो एसिड रिलीज हो रहा है गट में उससे प्रिवेंट करता है, यानी कि एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करके हमारे गट को सेफ रखता है
उसके अलावा है बाइल। बाइल जूस जो है उसके क्या कंटेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। सबसे पहली बात, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होती है, बाइल में कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होती है। बाइल में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होती हैं, सॉरी, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड, और ये लाइपेज को एक्टिवेट जरूर करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होती बट ये लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। ओके और ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। फैट के इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं मिसेल्स। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स सब एक ही जगह होते हैं, बट उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं, कंप्लीटली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, मिसेल्स। ये बाइल का काम होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज फैट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो लाइपेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है, बाइल। ये चीज ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाँ, सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या हो रहा है, अब जो भी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज हम देख रहे थे कि ठीक है हमने खाना स्टमक तक पहुंचा दिया, वहां पे गैस्ट्रिक जूस बना दिया, वहां पे हमने सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन कराया है, वो भी सारी प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होती। सो मेन काम कहाँ पे आकर के होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का मेन प्रोसेस, डाइजेशन का मतलब ही क्या था, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन मेन कहाँ पे आकर के हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम में। ठीक है, सो ड्यूडेनम में आ गए। अब हम ड्यूडेनम में सबसे पहले हम क्या कराएंगे, हम सबसे पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएंगे। ठीक है, ड्यूडेनम में प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे कराएंगे, देखो। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटियोज। जो प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स हैं, ये तीनों प्रोटीन ही तो हैं। ये भी अभी पूरी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है इनकी। हमारा मोटिव है कि इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ताकि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए इजीली। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में प्रोटीन्स, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करवा दिए। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड में किसने कन्वर्ट कराए, इनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कराया किसने करवाया, जो हमारा ट्रिप्सिन था। ठीक है, जो हमारा काइमोट्रिप्सिन था। ठीक है, और जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ट्रिप्सिनोजन था, ये काइमोट्रिप्सिनोजन था, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था। तो बात कुछ ऐसी है कि जो ट्रिप्सिनोजन को मैंने आपको बोला था कि ट्रिप्सिनोजन को हमने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया था, ये एक्टिव फॉर्म थी। फिर आगे ट्रिप्सिन ने जाके बाकी सभी को इसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसका भी तो काइमोट्रिप्सिन बनेगा, जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था उसका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनेगा। मतलब ऐसे कुछ आपने सोचना। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारे पास एक ही तो मतलब सलाइवरी एंजाइम है, दैट इज अमाइलेज। ठीक है, हमने इस अमाइलेज का जिक्र सलाइवरी उसमें सलाइवा में भी कर लिया, उसमें भी सलाइवरी अमाइलेज था, वो सलाइवा में प्रेजेंट थी इसलिए हमने उसको नाम दे दिया सलाइवरी अमाइलेज। बट अमाइलेज वर्ड बेसिकली यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाली एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आता है फैट। फैट को कौन तोड़ रहा है, फैट को कौन तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ती है। अब फैट को किस में तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड को ब्रेक कर दिया मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कौन नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियेज। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमने डाइपेप्टाइड्स, इसको अभी डाइपेप्टाइड भी सिंपल फॉर्म एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, तो डाइपेप्टाइड को भी अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया। अब जाके ये एब्जॉर्ब होंगे अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट। अब हमने डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर लिया ना, सभी डाइसेक्राइड्स हैं, तो डाइसेक्राइड को भी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही वो एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर आपके पास डाइसेक्राइड माल्टोज है तो ग्लूकोज में ब्रेक होगा। अगर आपके पास डाइसेक्राइड लैक्टोज है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रोज है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो देखो ये तो देखने की, ग्लूकोज तो सब में कॉमन ही है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म तो ग्लूकोज ही होगी, तो ग्लूकोज में तो सबको तोड़ दिया। ठीक है, बट उसके साथ अब देखो सुक्रोज, माल, यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि माल मतलब ज्यादा माल मतलब दो ग्लूकोज। ठीक है, दो ग्लूकोज। लैक्टोज मीन्स एक तो ग्लूकोज हो गया और एक साथ में गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज सिमिलर वर्ड है। और सुक्रोज का याद रख लो कि सुक्रोज यानी कि स्वीट, सुक्रोज मीठा होता है। ठीक है, सुक्रोज इज ए स्वीट सोच सकते हो आप, सुक्रोज इज ए स्वीट। तो स्वीट है तो स्वीट गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, स्वीट जीएफ होनी चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब कुछ ऐसे करके आप याद रख सकते हो।
उसके बाद क्या है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेसिस में, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया गया है, ये डाइपेप्टाइडेज से किया गया। जो डाइपेप्टाइडेज हमारा कहाँ से रिलीज हुआ था, डाइपेप्टाइडेज हमारा किसमें रिलीज हो रहा था, सक्कस एंटेरिकस में, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया, माल्टोज को माल्टेज से, लैक्टोज को लैक्टेज से, सुक्रोज को सुक्रेज से, राइट। और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को अभी कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेंगे तो न्यूक्लियोसाइडेज, राइट। अब डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड में एक ही एंजाइम कर सकती है, दैट इज लाइपेज, ठीक है। और शुगर और बेस में न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि यही इसकी सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। कि हम आप उसमें पढ़ोगे आगे, क्लास 12th में पढ़ोगे, क्लास 11th में भी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। उसके बाद डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये भी सारा बायोमोलिक्यूल का पार्ट है कि कौन सा कंटेंट, मतलब कौन सा पार्ट, कौन सी चीज किससे बनी हुई होती है। उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो ये अभी तक जितनी भी मैंने आपको पीछे रिएक्शन बताई, ये सारी रिएक्शंस ड्यूडेनम में हो रही हैं, ठीक है। हमने चीजों को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पर अब हमें क्या कराना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो एब्जॉर्प्शन किसमें होगा, जेजुनम में और इलियम में। एब्जॉर्प्शन किसमें होगा, जेजुनम और इलियम में, ठीक है। ये ही हमारे जो मेन फंक्शनल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ बात कर लेते हैं छोटी सी, कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। ये सिंपली जो है ये स्टोर करके रखता है फीसिस को, ठीक है। कुछ कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे कि सम वाटर, मिनरल्स और ड्रग, इनका एब्जॉर्प्शन कर देता है, ठीक है। म्यूकस का सिक्रीशन कर देता है ताकि जो लुब्रिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। जो फीसिस है वो इजीली पास आउट होती रहे, ठीक है। उसके अलावा फीसिस जो है वो सीकम में एंटर कर देती हैं थ्रू इलियोसिकल वॉल और टेम्पररी स्टोर होती हैं रेक्टम में, ठीक है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन का, कि लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ खास रोल नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस जो है एंटर करती हैं सीकम में एंटर की ना, किससे, जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम था, उसके बाद सीकम कोलन रेक्टम स्टार्ट होता है। तो इलियम से जा रही है सीकम में, तो इलियम से सीकल में जाएंगी तो इलियोसिकल वॉल्व आएगा, ठीक है। और टेम्पररी स्टोर रहती है रेक्टम में, एंड देन जब भी अर्ज होती है, रिफ्लेक्स आता है, तो एनएस के थ्रू वो एक्सपेल आउट हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, अब हमारा एब्जॉर्प्शन जो है, जो जेजुनम और इलियम में हम बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा भाई, सारा सामान जो है वो ब्रेक डाउन होकर के जेजुनम इलियम में पहुंच गया। अब वहां से सामान को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है ना, ये जेजुनम इलियम है, तो यहाँ से हमें सामान ब्लड में पहुंचाना है। तो ब्लड में सामान कैसे पहुंचेगा, ब्लड में सामान पहुंचेगा सिंपल डिफ्यूजन से भी जा सकता है, फैसिलिटेटेड से भी जा सकता है और एक्टिव से भी जा सकता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से कौन कौन सा जाएगा, ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज तो सभी से जाएगा, ठीक है। अब अमाइनो एसिड भी सभी से जाएंगे, ठीक है। अगर सोडियम होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, अगर क्लोराइड आयन होगा तो सिंपल होगी, ठीक है। और फैसिलिटेटेड में सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन तो विदाउट एटीपी जाता है सीधे, बट फैसिलिटेटेड भी विदाउट एटीपी जाता है, पर इसमें कैरियर प्रोटीन यूज होती है, ठीक है। इसमें कैरियर प्रोटीन यूज हो रही होती हैं। और एक्टिव मींस एटीपी का यूज होकर के जा रहा है, फोर्सफुली हम चीज को, मतलब एटीपी खर्च करके हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है। ये तो बोलता है कि भाई क्लोराइड आयन बोलता है कि मैं तो जल्दी से जाना चाहता हूँ। सोडियम बोलता है, सोडियम मतलब ना, ये ना कर रहा है, ये जाने में ना कर रहा है, तो हमने बोला कि अच्छा तू ना कर रहा है, हमारे पास तो एटीपी भाई है, तो हम इसको जबरदस्ती लेकर के जाएंगे। ये एक याद रखने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है फैटी एसिड्स। देखो फैटी एसिड में काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि यार ये फैटी एसिड का क्या काफी कॉम्प्लेक्स सा बता रखा है, पर ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होता है, यानी कि जितना भी हमारा फैट कंटेंट है ना, उसको मैंने बताया था कि फैट का एमल्सिफिकेशन करा के हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड को हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये देखो ये देखो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये ब्लड में जाते ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, हमने क्या बोला कि ठीक है तू डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगा, तुझे घुमा करके लेकर के जाते हैं। तो घुमा करके कैसे लेके जाएंगे, कि फैटी एसिड को हमने सबसे पहले मिसल्स में कन्वर्ट किया। मिसल्स मीन स्मॉल ड्रॉप्लेट्स,
स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ले गए। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, अभी भी हम इंटेस्टाइन में ही हैं, पर उसमें हम उसकी म्यूकोसा में लेकर के गए। म्यूकोसा में लेकर के जाने के बाद हमने उसको म्यूकोसा में ही उसमें हमने उसको काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट किया। काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट किया। काइलोमाइक्रोन्स कुछ नहीं है, फैट का ही ग्लोब्यूल है, पर उसके ऊपर हमने प्रोटीन चढ़ा दी। फैट के ऊपर हमने प्रोटीन चढ़ा दी कि अब पहचानो ब्लड अब पहचान नहीं पाएगा। ठीक है। अब उसके ऊपर हमने प्रोटीन की कोटिंग चढ़ा दी फैट के ऊपर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है, इस काइलोमाइक्रोन को लैक्टियल्स में भेज दिया जाता है। हम म्यूकोसा में लेकर के ही क्यों गए, क्योंकि म्यूकोसा में है लैक्टियल, तो हम ब्लड से नहीं जा रहा था, तो हमने बोला ठीक है, हमारे पास हमारा छोटा भाई लिम्फ भी है, हम लिम्फ में भेज देंगे। तो लिम्फ में भेजने के लिए हमने प्रोटीन से कोटिंग करवा दी और लिम्फ में उसको भेज दिया। अब लैक्टियल्स में क्या है, लिम्फ है। लैक्टियल क्या है, लिम्फ वेसल ही तो है। तो लैक्टियल में क्या हुआ जाकर के, वो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, जो भी हमें चाहिए था कंटेंट वो एब्जॉर्ब करवा लिया, क्योंकि लिम्फ में भेज दिया गया है। उसके बाद एब्जॉर्ब कराने के बाद लिम्फ के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। राइट, तो कुछ नहीं है। फैटी एसिड को हमने क्या किया, सबसे पहले फैटी एसिड था, फैटी एसिड को हमने मिसल्स में कन्वर्ट किया। मिसल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको म्यूकोसा में भेजा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में भेजा। म्यूकोसा में भेजने के बाद हमने इसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट किया। काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको लैक्टियल्स में भेजा, और लैक्टियल्स में भेजने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। ठीक है, सिंपल सही था। उसके बाद देखते हैं माउथ। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में टेबल बन रखा है, तो वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट है कि माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो माउथ में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने तो पढ़ा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे होता है, बट हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है। तो माउथ में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है कि जैसे हम खाते हैं मेडिसिन वगैरह या फिर कोई भी खाते हैं, तो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी बहुत ड्रग्स का डिफ्यूजन होता है। स्टमक में क्या होता है, वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल का होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें भी बेसिकली कौन है, जेजुनम एंड इलियम। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ का होता है, जैसे मैंने पीछे बताया था, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ओके, अब हम सीधे आ जाते हैं जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं। राइट, डिसऑर्डर्स की बात कर लें तो सबसे पहला है जॉन्डिस, देन वॉमिटिंग, देन डायरिया, देन कॉन्स्टिपेशन, देन इंडाइजेशन। ठीक है, जॉन्डिस में लीवर खराब हो जाता है, लीवर अफेक्ट होता है, स्किन, आंखें, हाथ पैर जो हैं वो येलो पड़ जाते हैं। ठीक है, और येलो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि लीवर में हमने देखा कि बाइल जूस सिक्रीट होता है, जिसमें बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होते हैं। तो ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन क्या होते हैं, ये ज्यादा कंटेंट में आ जाए तो ये येलोनेस कॉज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम मिल जाता है। उसके बाद आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है कि स्टमक का कंटेंट बाहर को आने लगता है। ठीक है, वॉमिट सेंटर मेडुला में होता है, वो अफेक्ट मतलब उसके रिफ्लेक्स से स्टमक का कंटेंट बाहर आने लगता है। डायरिया क्या है, देखो, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में ही बाउल मूवमेंट बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो भी हमने खाना खाया है, ठीक है, उसकी जो बाउल मूवमेंट चल रही होती है वो अफेक्ट हो जाती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में होती है, बट एक में क्या होता है, एक में लिक्विड कंटेंट इन फीकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और एक में लिक्विड कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके, इसमें भी बाउल मूवमेंट इर्रेगुलर होती है और इसमें भी इर्रेगुलर होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और एब्जॉर्प्शन, जैसे ही सारा का सारा पानी जो है बाहर की तरफ आ जाता है तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, सारा कंटेंट बाहर को जाने की तरफ होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस भी आनी शुरू हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन में लिक्विड कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से फीसिस के बाहर निकलने में परेशानी आती है। ओके, वो कॉलम में ही रिटेन रहती है। इनडाइजेशन किसकी वजह से होता है कि अगर आपका खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपको फुलफिलनेस की फीलिंग आती है कि जैसे पेट अभी भी भरा हुआ है। ठीक है,
ये किस किस वजह से हो सकता है, आपको एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, आपने ज्यादा स्पाइसी फूड खाया है या फिर ओवर ईटिंग की है, हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो रखी हो, अच्छे से एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें जो है ये इंडाइजेशन को लीड करती हैं। ओके, एक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक वो उसमें हम देखते हैं दो तरह की डिजीज को पढ़ते हैं, क्वाशियोरकर और एक मैरिस्मस। ठीक है, तो क्वाशियोरकर और मैरिस्मस में क्या है कि क्वाशियोरकर होती है अगर कोई बच्चा 1 साल से ज्यादा बड़ा है, ये 1 साल से कम वाले बच्चे को ही हो जाती है। इसमें ये तब होती है अगर मदर का मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जो है रिप्लेस करा दिया जाए और कुछ दे दिया जाए। ठीक है, ओके। जो क्वाशियोरकर है उसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मैरिस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसमें भी वेस्टिंग ऑफ मसल होती है, थिनिंग ऑफ लिम्स होता है, सेम इसमें भी वेस्टिंग और थिनिंग होता है। ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाती है इसमें। ठीक है, जो कुछ फैट जो है वो स्टिल वहां पे होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि स्किन फैट जो है वो एब्सेंट होती है पूरी तरह से, एक्सट्रीम इमेसिएशन, बॉडी बिल्कुल सूख जाती है पूरी तरह से, जो स्किन है वो ड्राई और रिंकल हो जाती है। ठीक है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी ओडीमा नहीं होता, कोई भी स्वेलिंग नहीं होती, बट इसमें ओडीमा और स्वेलिंग होती है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। याद रखने का तरीका क्या है कि के जो है वो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो के बाद में आता है, M पहले आता है, तो M छोटा हुआ, के बड़ा हुआ, तो के जो है वो 1 साल से बड़े चाइल्ड में आता है। बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। एक चीज इसमें स्किप हो गई थी, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने देख लिया। अब वहां से जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, पेप्सिनोजन आ गया, HCl आ गया, ठीक है, लाइपेज आ गया, एक रेनिन होता है, रेनिन इन्फेंट्स में होता है, सिर्फ ओनली इन इन्फेंट्स। ये हेल्प क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क की कर्डलिंग करवाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ओके, मिल्क की कर्डलिंग करवाने में हेल्प करता है इन्फेंट्स में, क्योंकि वो मिल्क का इंजेक्शन ज्यादा करते हैं, जिस वजह से उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो रेनिन जो है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। सो दैट्स इट। आपको वीडियो अच्छी होगी लगी हो तो लाइक करना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। थैंक्स।